सोच के देखिए एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सब कुछ है और आपको सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। तो चलिए आज हम इसी किरदार संग जिन्वू की कहानी में चलते हैं और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। लेकिन ये हंटर आखिर है क्या और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? कहानी शुरू होती है लगभग 10 साल पहले। दुनिया भर में अचानक गेट्स खुलने लगे, मतलब दूसरे डायमेंशन के दरवाजे जिनसे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स निकलते थे और नॉर्मल हथियार उन पर बेकार थे। तभी कुछ इंसानों के अंदर जैसे जादुई शक्तियां जाग गईं। इन्हें नाम मिला हंटर्स। पर इस सिस्टम का एक बहुत ही क्रूर नियम था। एक बार पावर जाग गई तो आपका रैंक परमानेंट है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते, चाहे कोई भी ट्रेनिंग कर लो। तो ये रैंक सिस्टम बिल्कुल साफ है। सबसे ऊपर एस रैंक हंटर्स जो पूरे देश के बराबर पावरफुल होते हैं, फिर ए, बी, सी, डी और फिर सबसे नीचे ई रैंक। और हमारे संग जिन्वू वो इसी ई रैंक में है। तो जब लोग उन्हें दुनिया का सबसे कमजोर कहते हैं तो ये मजाक नहीं है, सिस्टम के हिसाब से ये सच है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, पर वो ये काम करते ही क्यों है? ऐसी जिंदगी कोई क्यों चुनेगा, है ना? तो सवाल सीधा सा है, दुनिया का सबसे कमजोर आदमी बार बार दुनिया के सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक क्यों करता है? ये अजीब नहीं लगता? यही तो इस कहानी का पूरा सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब सच में काफी दुखद है। उनके पिता गायब हैं, घर में वो अकेले कमाने वाले हैं। माँ के हॉस्पिटल के बिल्स, बहन की पढ़ाई का खर्चा सब उन्हीं के ऊपर है और कोई स्किल या जॉब का ऑप्शन भी नहीं। इसलिए हर बार जब वो एक गेट के अंदर जाते हैं, वो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ रहे, वो गरीबी से लड़ रहे हैं, उस मजबूरी से लड़ रहे हैं जो उनके सामने दीवार बनकर खड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि इस कमजोरी और मजबूरी का असली मतलब क्या है। मतलब एक ई रैंक हंटर की जिंदगी आखिर होती कैसी है। और यहाँ आपको हंटर्स की दुनिया का असली फर्क दिखेगा। ज्यादातर हंटर्स लड़ते हैं फेम के लिए, पैसे के लिए, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराते हैं ताकि रेयर आइटम्स मिले। पर जिन्वू, उनका गोल बस इतना सा है कि वो लो लेवल डंजन्स में जिंदा बच जाएं और इतने पैसे कमा लें कि घर चल सके। उनका टारगेट शोहरत नहीं है, उनका टारगेट है बस आज का दिन निकालना। वो खुद कहते हैं, कमजोर होना मेरी गलती है, मुझे चोट खाने की आदत हो गई है। सोच के देखिए, उनकी हालत इतनी खराब है कि छोटे मोटे डंजन्स में भी जिंदा रहने के लिए उन्हें जूही जैसी हीलर्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक बिल्कुल मामूली सी डी रैंक डंजन रेड के टाइम एक रूटीन मिशन एक ऐसी गलती बन जाता है जिसका अंजाम भयानक था। डंजन के बॉस को मारने के बाद जब सबको लगा कि चलो काम खत्म, तभी उन्हें एक और छिपा हुआ रास्ता दिखता है, एक डबल लेयर। और बस पूरी पार्टी में बहस शुरू हो जाती है, क्या ये एक जैकपॉट है या एक ट्रैप? कुछ लोगों का कहना था अंदर और खजाना मिलेगा, वैसे भी ये है तो डी रैंक डंजन। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिशियल रूल के हिसाब से हमें एसोसिएशन का वेट करना चाहिए। ये एक अननोन रिस्क है और मिशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब बहस का कोई अंत नहीं निकला तो उन्होंने वोट करने का सोचा, एक वोट जो उन सब की किस्मत का फैसला करने वाला था। और रिजल्ट बिल्कुल टाई, 6 वोट चलो अंदर के लिए और 6 वोट यहीं लुकते हैं के लिए। पूरी टीम की किस्मत अब एक टाई ब्रेकर पर अटकी हुई थी और इस तरह पूरी पार्टी की किस्मत का फैसला उस कमरे के सबसे कमजोर हंटर यानी संग जिन्वू के हाथों में आ गया। और उस एक पल में उनके दिमाग में खतरा नहीं था, उनके दिमाग में बस एक चीज चल रही थी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे ये करना ही होगा। फैसला रिस्क का नहीं, अपने परिवार की जिम्मेदारी का था। और फिर उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुनाया, मैं करूंगा। उन्होंने अंदर जाने के लिए हाँ कह दी। इस फैसले का असर फौरन और भयानक था। जैसे ही सब अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, सब ट्रैप हो गए। एक विशाल स्टैचू की आंखें चमकने लगी और जब एक हंटर ने भागने की कोशिश की, वो वहीं मारा गया। सबको समझ आ गया कि ये कोई डी रैंक डंजन नहीं, ये मौत का कमरा है। पत्थर की एक टैबलेट पर खुदी हुई सिर्फ ये एक लाइन, ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, बल्कि एक क्रूर वादा है। ये एक ऐसे इम्तिहान की शुरुआत है जो इंसानियत की हर सीमा को परखने वाला है। उस बंद अंधेरे कमरे में जहां हर साया एक खतरा लगता है, डरे सहमे हंटर्स को जिंदा रहने की बस एक बहुत ही पतली सी उम्मीद मिलती है। 3 सीधी साधी लेकिन उतनी ही घातक आज्ञाएं। ये 3 नियम, ये सिर्फ निर्देश नहीं है, बल्कि मौत के जाल हैं जिन्हें बड़ी चालाकी से बिछाया गया है। हर एक को सुलझाने के लिए दिमाग और हिम्मत दोनों चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम का मतलब है निश्चित मौत। और फिर कमरे में भगदड़ मच जाती है। पत्थर की वो विशाल मूर्ति जिसे वो प्रभु कहते हैं, अचानक जिंदा हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल चमकती हैं और वो हर हिलती हुई चीज पर हमला करने लगती है।
बचने का रास्ता पहली आज्ञा में ही छिपा था, सम्मान। और यहीं पर जिन्वो की सूझबूझ काम आती है। उसे एहसास होता है कि सम्मान करने का मतलब लड़ना नहीं, बल्कि सिर झुकाना है। बस सिर झुकाने का एक छोटा सा काम उस नरसंहार को कुछ देर के लिए रोक देता है। पर यह सिर्फ एक पल की राहत थी। डर अब भी हवा में था और उनकी एकता कांच की तरह नाजुक थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। मूर्तियां एक बार फिर से हरकत में आ जाती हैं और हंटर्स के सामने अगली चुनौती है प्रभु की स्तुति कैसे की जाए, जबकि मौत उनके चारों ओर नाच रही है। हताशा में वो लोग वही करते हैं जो उन्हें सबसे सही लगता है। वो एक भजन गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक जानलेवा गलती साबित होती है। स्तुति तो दूर, उनके गाने से मूर्तियों का गुस्सा और भड़क उठता है और वो कमरा एक बार फिर खून से लाल हो जाता है। और एक बार फिर जिन्वो इस पहेली को सुलझा लेता है। वो नोटिस करता है कि जिन मूर्तियों के हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वे हमला नहीं कर रही हैं। असल में वही सुरक्षित जगह है। स्तुति का मतलब गाना नहीं था, बल्कि संगीत के पास पनाह लेना था। और ठीक जब उन्हें लगता है कि शायद सबसे बुरा वक्त टल गया है, तब सामने आता है आखिरी और सबसे खौफनाक नियम। कमरे के बीच से एक रहस्यमयी वेदी ऊपर उठती है, जो एक ऐसे इम्तिहान का इशारा थी जो न सिर्फ उनके शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को भी परखने वाला था। तीसरी आज्ञा थी, अपनी आस्था सिद्ध करो। और इस एक लाइन के साथ उस ग्रुप में बची खुची एकता भी पूरी तरह से बिखर जाती है। उनके दिमाग में इसका सिर्फ एक ही मतलब आता है, इंसानी बलि। अचानक कोई दोस्त नहीं रहता, हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगता है और सारा इल्ज़ाम उनके लीडर मिस्टर सॉन्ग पर आ जाता है। लोग उन्हें उस नर्क में लाने के लिए दोषी ठहराते हैं और उन्हें ही बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ठीक उसी पल जब तनाव अपनी हदें पार कर चुका था, एक चमत्कार सा होता है। तहखाने का दरवाज़ा खुल जाता है। ये उम्मीद की किरण थी या फिर एक और ज़्यादा क्रूर मजाक? दरवाज़ा खुलते ही इंसानियत का असली चेहरा सामने आ जाता है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को रौंदते हुए भागते हैं, लेकिन कुछ वहीं रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि दरवाज़ा खुला रखने के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, और वो इसकी कीमत चुकाने को तैयार थे। और अब कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे दिल दहला देने वाले फैसले पर आ पहुंची है। बस कुछ ही लोग बचे हैं और उन्हें तय करना है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। ये सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं थी, ये इस बात के बारे में था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी इस फैसले के बोझ के साथ कैसे जिएंगे। उस अफरा तफरी और खुदगर्जी के बीच मिस्टर सॉन्ग एक सच्चे लीडर की तरह सामने आते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और उन युवा हंटर्स को बचाने के लिए आखिरी बलिदान देने का फैसला करते हैं। ये एक ऐसा पल था जो खुदगर्जी के अंधेरे में इंसानियत की एक छोटी सी लौ जला देता है। लेकिन एक इंसान पीछे छूट जाता है, सबसे कमजोर, वो जिसने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया। संग जिन्वो मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया, अब अंत का सामना कर रहा था। उसका शरीर और दिमाग दोनों टूटने के कगार पर थे और उस खौफनाक अकेलेपन में उसका आखिरी मोनोलॉग शुरू होता है। ये कोई सोची समझी बातें नहीं थीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, निराशा और बेबसी का एक सैलाब था। वो उस दुनिया पर चीख रहा था जिसने उसे हमेशा धोखा दिया। उसका ये सवाल शायद हर उस इंसान का सवाल है जिसे कभी नाइंसाफी का सामना करना पड़ा है। क्यों? मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सब कुछ ठीक किया, तो फिर हमेशा लालची और मतलबी लोग ही क्यों जीतते हैं? और उस सारे गुस्से और निराशा के नीचे एक बहुत ही सीधी साधी, एक बुनियादी इच्छा थी। उसे हीरो नहीं बनना था, उसे दुनिया को नहीं बचाना था, उसे बस जीना था। और उसका आखिरी ख्याल वो बदला या नफरत का नहीं, बल्कि अफसोस का था। काश मुझे बस एक और मौका मिल जाता। ये एक ऐसे इंसान के आखिरी अल्फाज थे जिसने अपना सब कुछ दिया और फिर भी सब कुछ खो दिया। मौत के बिल्कुल करीब हंटर संग जिन्वो बस एक चीज मांगता है, काश एक और मौका मिल जाए। और जैसे उसकी ये दुआ सुन ली गई, पर ये मौका ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कोई सोच सकता था। तो यहाँ सवाल सिर्फ जिंदा बचने का नहीं है। सवाल ये है कि जब वो मौका मिलता है पर कोई उस पर यकीन नहीं करता, तब क्या होता है? यहीं से शुरू होती है दो अलग अलग सच्चाइयों की कहानी। एक सच्चाई जो सबको दिख रही थी और एक जो सिर्फ संग जिन्वो को। चलिए इसी फर्क को समझते हैं।
संग जिन्वू, जिसको सबने मान लिया था कि वो मर चुका है, पूरे 3 दिन बाद होश में आता है और बस यहीं से सबके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। आप खुद सोचिए, जिस हादसे ने उसके साथियों को या तो मार डाला या हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया, उसके बाद जिन्वू के जिस्म पर एक खरोच तक नहीं। उसके हाथ पैर जो बिल्कुल टूट जाने चाहिए थे, एकदम सही सलामत। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था, या शायद एक ऐसी पहेली जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। देखिए, उस डंजन से टोटल 6 लोग जिंदा लौटे थे, लेकिन हर किसी ने एक भारी कीमत चुकाई थी। मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया, उन्हें रिटायर होना पड़ा। लीजू ही इतने गहरे सदमे में चली गई कि उनका हंटर करियर ही खत्म होने के कगार पर आ गया। और फिर था संग जिन्वू, जिसे कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ये हुआ कैसे? यही सवाल था जो सबको परेशान कर रहा था। और मामला तब और भी अजीब हो जाता है जब हंटर एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेशन टीम के चीफ वू जिन चुल एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। उनका कहना है कि जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वहां कुछ था ही नहीं, ना कोई मंदिर, ना वो डरावनी मूर्तियां, सब कुछ जैसे हवा में घुल गया था। सबूत के नाम पर वहां सिर्फ जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ जिन्वू था। अब जब कोई सबूत ना हो और पूरी घटना अजीब सी हो तो आमतौर पर क्या होता है? लोग लॉजिक ढूंढते हैं। हंटर एसोसिएशन ने भी आखिर वही किया। उन्होंने इस पूरी नामुमकिन सी घटना को अपनी किताबों में दर्ज एक थियरी में फिट करने की कोशिश की, और इस थियरी का नाम था रीअवेकनिंग। ये एक बहुत ही रेयर फिनोमिनन है। मतलब कभी-कभी किसी हंटर की सोई हुई पावर्स अचानक से जाग जाती हैं और वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एसोसिएशन को लगा, हाँ, यही एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है संग जिन्वू के बचने का। जिन्वू की मैजिकल पावर यानी माना को नापने के लिए लाई गई। सबको लग रहा था कि अब तो मीटर फट ही जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने सबको चौंका दिया। जिन्वू की माना रीडिंग 10 से भी कम थी। ये तो एक नॉर्मल इंसान से भी कम है। एसोसिएशन का फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, ई रैंक हंटर्स की रीडिंग भी 70 से ऊपर होती है। ये हंटर तो बस एक आम इंसान है। मतलब साफ था, ये कोई रीअवेकनिंग नहीं थी। उनकी नज़रों में संग जिन्वू अब दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर भी नहीं रहा, बस एक नॉर्मल पर्सन था। उनकी जो एक थ्योरी थी वो भी गलत साबित हो गई, और बस इसके बाद अथॉरिटीज़ ने हार मान ली। संग जिन्वू का केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर फाइल में बंद हो गया। दुनिया के लिए, सबके लिए संग जिन्वू की कहानी यहीं पर ख़त्म हो चुकी थी। उसे भुला दिया गया था। लेकिन ठीक उसी पल जब दुनिया ने जिन्वू से मुंह फेर लिया, उसकी अपनी सच्चाई ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया था। एक ऐसी हकीकत जिसे उसके अलावा और कोई देख ही नहीं सकता था। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए अचानक जिन्वू को अपनी आंखों के सामने हवा में एक स्क्रीन दिखाई देती है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह, और उस पे लिखा था, आपके पास अनरेड मैसेजेस हैं। ये एक नए सीक्रेट सिस्टम के आने का पहला साइन था। तो ये सिस्टम आखिर है क्या? ये खुद को एक प्रोग्राम बताता है जो सिर्फ प्लेयर को यानी जिन्वू को दिखेगा, और इसका मकसद है प्लेयर के डेवलपमेंट में उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करना। समझ लीजिए एक पर्सनल ट्रेनर की तरह जो 24/7 सिर्फ उसी के लिए काम करेगा। और सिस्टम ने आते ही काम पर लग जाना था। उसने जिन्वू को एक डेली मिशन दिया। सुनने में आसान लग सकता है, पर यह बिल्कुल नहीं था। हर रोज 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़। ये कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही टफ ट्रेनिंग की शुरुआत थी। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस मिशन को इग्नोर करने का कोई ऑप्शन नहीं था। सिस्टम ने साफ चेतावनी दी कि अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो पेनल्टी लगेगी। मतलब ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक ऑर्डर था जिसे मानना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, एक ही इंसान है संग जिन्वू, लेकिन उसकी 2 अलग-अलग रियलिटी चल रही हैं। एक रियलिटी वो है जिसे पूरी दुनिया देख रही है और सच मान रही है, और दूसरी वो है जिसे सिर्फ जिन्वू एक्सपीरियंस कर रहा है। दुनिया की रियलिटी में क्या हो रहा है? हंटर एसोसिएशन के लिए जिन्वू का केस बंद हो चुका है, एक अनसॉल्व्ड फाइल। वो आगे बढ़ चुके हैं। उनका फोकस अब नए गेट्स और नए खतरों पर है। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि असलियत में क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ है जिन्वू की रियलिटी, जहां उसे ये एहसास हो रहा है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। वो एक ऐसी गेम का हिस्सा बन गया है जिसके रूल्स, जिसके मिशंस और जिसके रिवॉर्ड्स सब असली हैं। उसके लिए असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और हाँ, इस गेम के रिवॉर्ड्स भी एकदम रियल थे। हर मिशन पूरा करने पर पूरी थकावट से रिकवरी, अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए एबिलिटी पॉइंट्स, चीज़ें स्टोर करने के लिए इन्वेंट्री, और तो और रैंडम लूट बॉक्सेस भी। ये साफ दिखा रहा था कि ये सिस्टम कितना पावरफुल है। लेकिन फिर उसे वो चीज़ मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। सिस्टम से उसे एक इंस्टेंट डंजन की चाबी मिली।
अब इसका मतलब समझिए, जिस वक्त एसोसिएशन ने उसे एक बेकार मामूली इंसान समझकर फाइल बंद कर दी थी, उसी वक्त सिस्टम ने उसे उसका अपना पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड दे दिया था। एक ऐसी जगह जहां वो जितना चाहे उतना स्ट्रांग बन सकता था, बिना किसी की नज़र में आए। तो यहाँ आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पूरी दुनिया आपको भूल जाए, आपको लिखकर साइड कर दे, लेकिन एक सीक्रेट सिस्टम आपको आगे बढ़ाए, तो एक इंसान क्या बन जाता है? संग जिन्वू का सफर तो अभी बस शुरू हुआ है और आगे का रास्ता खतरों से और लिमिटलेस पावर से भरा हुआ है। एक डंजन के अंदर जहां मौत हर कोने में इंतजार कर रही है, हमारा हीरो बिल्कुल अकेला और कह सकते हैं कि लगभग निहत्था फंसा हुआ है। साथ देने के लिए कोई टीम नहीं है, जख्म भरने वाला कोई हीलर नहीं, और बैग में सिर्फ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान। लड़ने के लिए कोई ढंग का हथियार तक नहीं। और सामने कौन है? एक स्टील के दांतों वाला लाइकन जिसे हराना नामुमकिन सा लग रहा है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां से बच निकलना लगभग असंभव है। लेकिन फिर उसी निराशा के अंधेरे में एक छोटी सी जीत होती है। सिर्फ एक दुश्मन को मारने से सब कुछ बदल जाता है। अचानक उसके सामने एक ऐसा सिस्टम खुलता है जिसमें उसकी किस्मत को पूरी तरह से पलटने की ताकत है। और यहीं से हम पावर बढ़ने के असली इक्वेशन को समझना शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ लड़ने और जीतने की बात नहीं है, ये उसके लेवल अप के पीछे के मैथ्स को, उस सिस्टम को समझने की कहानी है जो उसे हर जीत के साथ और ज़्यादा मजबूत बना रहा है। उसे ये एहसास होता है कि जो रोज के मिशन वो अब तक कर रहा था, वो तो बस एक वार्म अप था, एक मामूली सी शुरुआत। असली लड़ाई जहां जान का खतरा है, वहां इनाम भी कहीं ज्यादा बड़ा है। असली ताकत का रास्ता इसी खतरे से होकर जाता है। रोजाना के सेफ मिशन करने पर उसकी ताकत में सिर्फ 2 पॉइंट्स जुड़ते थे, लेकिन यहाँ डंजन की इस जानलेवा लड़ाई में उसे एक ही बार में पूरे 5 पॉइंट्स मिले। ये सीधा सा गणित उसे एक मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या थोड़ी थोड़ी ताकत के लिए सुरक्षित रास्ता चुना जाए, या फिर मौत का खतरा उठाकर तेजी से शक्तिशाली बना जाए? तो सवाल यही उठता है, क्या उसे यहीं रुककर मौत का खतरा उठाकर तेजी से ताकतवर बनना चाहिए, या फिर यहाँ से निकलकर हमेशा के लिए कमजोर रह जाना चाहिए? ये एक ऐसा फैसला है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला है। ये लड़ाई सिर्फ बाहर के मॉन्स्टर्स से नहीं है, असली जंग तो अंदर चल रही है, जहां ताकतवर बनने की जिद सीधे सीधे मौत के खौफ से टकरा रही है। मजे की बात यह है कि उसके पास यहाँ से निकलने का एक बहुत आसान रास्ता है, एक टेलीपोर्टेशन स्टोन जो उसे पलक झपकते ही सेफ्टी में पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, उसने भेड़ियों के 34 नुकीले दांत, 2 पुराने खंजर और एक जादुई कोट भी जमा कर लिया है। वो चाहे तो अभी इसी पल इन सब चीजों के साथ यहाँ से जा सकता है और फिर भी फायदे में रहेगा। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, शायद मुझे इतनी आसानी से और इतनी तेजी से ताकतवर होने का मौका फिर कभी ना मिले। वो जानता है कि ये एक यूनिक मौका है। अगर ये हाथ से गया तो शायद वो हमेशा के लिए वहीं फंसा रह जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी, और फिर उसका अतीत उसे हिम्मत देता है। वो खुद से कहता है, मौत तो मैं पहले ही बेहद करीब से देख चुका हूँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जिस तजुर्बे ने उसे लगभग तोड़ दिया था, वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और इसी नए इरादे के साथ वो डंजन की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, फाइनल बॉस से लड़ाई। ये उसके नए कॉन्फिडेंस और सिस्टम की समझ का असली इम्तिहान है। अब वो सिर्फ एक डरा हुआ शिकारी नहीं है, उसने सिस्टम का एक कोड समझ लिया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सफ़ेद रंग का मतलब है कि दुश्मन उससे कमज़ोर है, ऑरेंज मतलब बराबरी की टक्कर, एक फेयर फाइट, और लाल मतलब सीधा सीधा खतरा, एक ऐसा दुश्मन जो उससे ज़्यादा ताकतवर है। इस जानकारी के साथ वो अब हालात का शिकार नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, अपनी ताकत इतनी बढ़ाने के बाद भी आखिरी दुश्मन का नाम अब भी ऑरेंज ही दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये एक बराबरी की टक्कर होगी और जीत की कोई गारंटी नहीं है। उसे अपनी जान की बाजी लगानी ही होगी। लड़ाई के दौरान उसके जहन में वो सारी बातें गूंजती हैं जो उसने अपनी कमजोरी की वजह से झेली थीं। जब तुम ताकतवर हो तो हर हालात से निपट सकते हो। एक कमजोर इंसान डरने और बेबस खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये लड़ाई अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बदलने के लिए है। तो उसकी जीत की राह कैसे बनती है? इन 3 स्टेप से। पहले उसे एहसास होता है कि दुश्मन का कवच बहुत मोटा है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर वो ताकत से नहीं बल्कि रफ्तार से काम लेता है ताकि कोई कमजोरी ढूंढ सके।
और आखिर में वो अपने सारे पुराने अपमान और दर्द को एक ही आखिरी वार में डालकर हमला कर देता है। डंजन में जीत हासिल करने के बाद कहानी बाहर की दुनिया में पहुंचती है और यहाँ हमें पहली बार उसकी नई ताकत का असली असर देखने को मिलता है। एक ऐसी ताकत जिसे किसी ने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया। जीत के इनाम के तौर पर उसे मिलता है कसाका का जहरीला दांत। ये सिर्फ एक खंजर नहीं है, ये उसकी जीत का सबूत है। ये उसके पिछले हथियार से 2 गुना घातक है और इसमें दुश्मन को कुछ पलों के लिए पैरालाइज कर देने की जहरीली शक्ति भी है। सीन बदलता है। शहर में एक और मॉन्स्टर कहर बरपा रहा है और दूसरे हंटर्स उससे लड़ रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक हंटर हताशा में चिल्लाता है, हमारे हमलों का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वो सब बेबस नजर आ रहे हैं और फिर जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही होती हैं, हवा में से एक चीज बिजली की तेजी से आती है। एक टूटी हुई तलवार जो उस मॉन्स्टर के पत्थर जैसे मजबूत कवच को चकनाचूर कर देती है। एक ही गुमनाम वार ने पूरा खेल पलट दिया। बाकी हंटर्स हैरान परेशान हैं। उनमें से एक पूछता है, अरे ये टूटी हुई तलवार फेंकी किसने? वो नहीं जानते कि दुनिया का सबसे कमजोर हंटर अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जो पर्दे के पीछे से भी लड़ाइयों का रुख बदल सकता है। और यही सवाल हमें एक नए रोमांचक सफर की दहलीज पर लाकर छोड़ देता है। अस्पताल में लोग सुंग जिनवू को देखकर हैरान हैं। मतलब जो बंदा कुछ हफ्ते पहले तक एकदम मरियल सा था, वो अचानक से एक जबरदस्त बॉडी बिल्डर कैसे बन गया? तो हुआ ये कि एक जानलेवा मिशन से किसी तरह जिंदा बचने के बाद जिनवू की बॉडी में गजब के बदलाव आ गए हैं। उसकी अपनी बहन जीना भी हैरान है। वो मजाक में पूछ रही है कि भैया जिम जाना शुरू कर दिया क्या? हाइट भी लंबी लग रही है। पर जिनवू को पता है ये सिर्फ कसरत का कमाल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। और ये है वो राज। जिनवू की आंखों के सामने अब एक वीडियो गेम जैसा इंटरफेस आता है जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है। ये सिस्टम उसे रोज के टास्क देता है और उन्हें पूरा करने पर उसे मिलते हैं पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से वो अपनी ताकत, रफ्तार सब कुछ बढ़ा सकता है। सोचिए एक ऐसी पावर जो किसी और हंटर के पास है ही नहीं। तो चलिए अब उसकी इस नई अंदरूनी ताकत से बाहर निकलकर असल दुनिया की हकीकत देखते हैं। जिनवू अंदर से भले ही कितना भी ताकतवर बन रहा हो, लेकिन इन नई शक्तियों से पेट तो नहीं भरता। जिनवू ये बात अच्छी तरह समझता है कि उसे अपनी इस ताकत को छुपा कर रखना होगा। जरा सोचिए, अगर मीडिया या बड़े बड़े गिल्ड्स को पता चल गया कि कोई हंटर अकेले ही अपनी पावर बढ़ा सकता है तो क्या होगा? उसकी जिंदगी एक सर्कस बन जाएगी, या शायद उससे भी बदतर। तो जब तक वो खुद पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, ये बात एक राज ही रहेगी। और इन्हीं सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक फोन आता है मकान मालिक का, जो उसे याद दिलाता है कि इस महीने का किराया अभी तक नहीं आया है। मतलब एक तरफ वो दुनिया की सबसे अनोखी ताकत का मालिक बन रहा है और दूसरी तरफ किराया देने के भी पैसे नहीं हैं। और ठीक इसी मुश्किल वक्त में जब उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मानो किस्मत ने ही दरवाजा खटखटाया हो। उसे एक सी रैंक के रेट का ऑफर मिलता है, लेकिन जो बात हैरान करने वाली है वो है पेमेंट। 20 लाख, वो भी एक ई रैंक हंटर को, सिर्फ एक दिन के काम के लिए। और काम भी क्या, सिर्फ सामान उठाने वाली कुली का, जिसमें लड़ने का कोई खतरा ही नहीं। ये डील इतनी अच्छी थी कि सच लगना मुश्किल था। तो सवाल यही उठता है कि दाल में कुछ काला तो नहीं? आखिर कोई इतनी रकम एक मामूली से काम के लिए क्यों देगा? जिनवू के दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था कि ये खतरनाक है, पर उसकी जेब कह रही थी कि ये मौका छोड़ नहीं सकती। असल में खतरे की घंटियां तो साफ बज रही थी। टीम को बस गिनती पूरी करने के लिए एक बंदा चाहिए था। पूरी टीम में एक भी हीलर नहीं था जो किसी भी रेड के लिए सुसाइड जैसा है। और सबसे बड़ी बात, पेमेंट कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। ये सब चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर पैसों की मजबूरी जिनवू उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा ही देती है। अब टीम तहखाने के अंदर है और सब कुछ अजीब तरह से आसान लग रहा है। कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें टीम चुटकियों में खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बॉस के कमरे के पास पहुंचते हैं, खेल बदलने वाला होता है। और फिर वो बॉस के कमरे में कदम रखते हैं और जो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा कमरा अरबों की कीमत के माना क्रिस्टल से जगमगा रहा था और सोने पर सुहागा ये था कि उस तहखाने का बॉस एक विशालकाय मकड़ी गहरी नींद में सो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी लॉटरी लग गई हो। और यहीं पर पार्टी के लीडर डोंगसुक का असली घिनौना चेहरा सामने आता है। जब जिनवू का साथी जिन्हो ईमानदारी से कहता है कि खजाने के 8 बराबर हिस्से होंगे,
तो डोंगसुक की टीम का एक बंदा ये लाइन बोलता है। मतलब साफ था, उनका इरादा खजाना बांटने का नहीं बल्कि सब कुछ हड़पने का था। ये धोखा कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक पूरा प्लान था। टीम ने बहाना बनाया कि वो खुदाई के औजार बाहर गाड़ी में भूल आए हैं। उन्होंने जिन्वू और जिन्हो को कहा कि तुम दोनों सोते हुए बॉस पर नजर रखो, और जैसे ही वो लोग बाहर निकले उन्होंने गुफा का मुंह एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया। जिन्वू और जिन्हो को अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया। हंटर की दुनिया में इस घटिया हरकत का एक नाम है, छिपकली की पूंछ। जैसे छिपकली अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूंछ तोड़कर भाग जाती है, ठीक वैसे ही ये लालची हंटर्स टीम के कमजोर सदस्यों को गवाह मिटाने या अपनी जान बचाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हंटर वर्ल्ड की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जहां सबसे बेरहम लोग ही अक्सर सबसे आगे निकलते हैं। तो अब सीन ये है, कमरा बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और अंदर हैं जिन्वू, जिन्हो और एक भूखी विशालकाय मकड़ी जो अब जाग चुकी है। यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, लड़ना। अब जरा इस लड़ाई को देखिए। एक तरफ है इंसानियत का सबसे कमजोर कहा जाने वाला एक ई रैंक हंटर, और दूसरी तरफ है एक सी रैंक तहखाने का बॉस। मतलब कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही है नहीं, एक तरफ चींटी तो दूसरी तरफ हाथी। कोई भी यही कहेगा कि इसका नतीजा तो पहले से ही तय है। लेकिन जिस इंसान को सब चींटी समझ रहे थे, उसके अंदर अब एक शेर जाग रहा था। जब उसका साथी घबराकर भागने की बात करता है तो जिन्वू उसे रोकता है। डर और बेबसी के उस माहौल में एक नए आत्मविश्वास की आवाज गूंजती है। वो जानता है कि उसके पास एक राज है, एक ताकत है, और वो ऐलान करता है कि इस मॉन्स्टर को सिर्फ वही हरा सकता है। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है जिन्नों का अंदरूनी संघर्ष। वो खुद मानता है कि हाँ, मैं अभी भी कमजोर हूँ, लेकिन अगले ही पल वो ठान लेता है कि नहीं, मैं इस सी रैंक बॉस को मारूंगा। और ये हिम्मत उसे एक रहस्यमयी ताकत से मिल रही है जो उसे लगातार लेवल अप कर रही है। उस विशाल मकड़ी जैसे बॉस से लड़ते लड़ते जिन्नू अपनी सारी हदें पार कर देता है, और तभी वो एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है, रफ्तार। इससे वो इतनी तेजी से बॉस के पास पहुंच जाता है और सीधे उसके कमजोर हिस्सों पर वार करता है। और फिर जो होता है उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिन्नू अकेले ही उस बॉस को हरा देता है। ये देखकर दूर खड़ी डोंगसुक की टीम के तो होश ही उड़ जाते हैं। उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। जैसे ही बॉस मरता है, टीम वर्क का वो जो झूठा नकाब था वो उतर जाता है और फिर हंटर्स के असली इरादे सामने आते हैं। डोंगसुक एक पल भी नहीं गवाता। वो सीधे दूसरे नौसिखिए जिन्नू की तरफ मुड़ता है और उसे खौफनाक चॉइस देता है, या तो जिन्नू को मारो या फिर उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर डोंगसुक तहखानों के उस अनलिखे बेरहम कानून की बात करता है कि जो कुछ भी अंदर होता है वो हमेशा के लिए अंदर ही रह जाता है, और इसी कानून का सहारा लेकर वो मुनाफे के लिए किसी की जान लेने को भी सही ठहरा देता है। लेकिन जैसे ही ये धोखा सामने आता है, एक ऐसी ताकत दखल देती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो जिन्नू के लिए खेल के सारे नियम ही बदल देती है। जिन्नू को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है जो सिर्फ उसे ही दिखता है, और उसमें लिखा होता है आवश्यक मिशन, सभी दुश्मनों को मार डालो। अचानक उसके साथ ही हंटर्स अब दुश्मन बन चुके थे, और ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। जिन्नू को समझ आ जाता है कि उसका जिंदा रहना अब इस सिस्टम से जुड़ा है, तो एक शिकार बनने के बजाय वो खुद इस सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उस मिशन को कबूल करते ही वो हंटर, जिसे कभी इंसानियत का सबसे कमजोर कहा जाता था, अब एक खौफनाक शिकारी बनकर पलटवार करता है। पहला हमलावर, जो एक डी रैंक हंटर था, पलक झपकते ही ढेर हो जाता है, और यहीं पर जिन्नू के रैंक और उसकी असल ताकत के बीच का जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। बाकी हंटर्स में दहशत फैल जाती है। उन्हें एहसास होता है कि जिन्नू इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि वो उसे देख तक नहीं पा रहे, और उसने मानो हवा में से ही हथियार निकाल लिया हो। जैसे जैसे वो एक एक को खत्म करता है, जिन्नू की पुरानी नैतिकता भी खत्म होती जाती है। अब वो इस कड़वी सच्चाई को अपना लेता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही है जो जिंदा रहने की गारंटी देती है। चलिए अब कहानी की आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। आमना सामना होता है जिन्नू का और डोंगसुक का, वो शख्स जिसने ये सारी साजिश रची थी। डोंगसुक अब गिड़गिड़ाता है, पैसे का लालच देता है, रहम की भीख मांगता है, पर जिन्नू का जवाब, उसमें कोई भावना नहीं है। वो बस एक सीधी सी बात कहता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की। ये पल किसी बदले का नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जिन्होंने अपनी दुनिया के सबसे क्रूर कानून को पूरी तरह अपना लिया है, जंगल का कानून, जहाँ शिकारी और शिकार होते हैं और रहम की कोई जगह नहीं होती। एक खतरनाक सी रैंक डंजन से जहां 6 हंटर्स मारे गए। जब मामले की जांच हुई तो एक ऑफिशियल का बयान आता है जो सबको हैरान कर देता है।
जिंदा बचने वालों में एक डी और एक ई रैंक का हंटर है। दुनिया का सबसे कमजोर हंटर जिन्वू एक ऐसे मिशन से बच निकलता है जहां सब मारे गए। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल अब अधिकारियों को परेशान कर रहा था, और शक की वजह भी मतलब छोटी मोटी नहीं थी। देखिए, जिन्वू ऑफिशियली भी एक ई रैंक हंटर था, यानी सबसे कमजोर, और वो एक के बाद एक मौत के मुंह से वापस आ रहा था। पहले डबल डंजन और अब ये सी रैंक वाला मामला। उसका रिकॉर्ड और उसकी रैंक दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, और यही बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। और मामला सिर्फ अधिकारियों तक ही नहीं रुका था। मारे गए हंटर्स में से एक का भाई डोंगसुक अब खुद जिन्वू के पीछे पड़ गया है। मतलब एक नया अनजाना खतरा जिन्वू पर नजर रख रहा है। एक तरफ तो ये जान का खतरा मंडरा रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसा मौका जिन्वू का दरवाजा खटखटाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। कितना? 30 अरब। जी हाँ, पूरे 30 अरब। ये चौंकाने वाली रकम। ये ऑफर जिन्वू को मिला उसके साथ ही सर्वाइवर डी रैंक हंटर जिन्हो यू से। अब जिन्हो का प्लान बहुत सीधा साधा था। उसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी, जिसके लिए उसे कई रेड्स पूरी करनी थी, और इसके लिए उसने जिन्वू को चुना। क्यों? क्योंकि एक कमजोर से दिखने वाले हंटर के साथ टीम बनाने पर किसी को शक भी नहीं होगा कि असल में क्या चल रहा है। लेकिन जिन्हो के लिए 30 अरब तो कुछ भी नहीं है। वो समझ चुका था कि लेवल अप करने की जो उसकी खासियत है वो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। उसकी मंजिल बहुत ऊंची थी। जिन्हो का अतीत उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, और अब एक हंटर बदला लेने के लिए शिकार पर निकल चुका था। और उसके निशाने पर कौन थे? 2 लोग। जिन्हो यू, एक अमीर कंस्ट्रक्शन कंपनी का वारिस, और दूसरा जिन सॉन्ग, एक ई रैंक हंटर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। जरा देखिए दोनों में कितना फर्क है, और शायद यही वजह थी कि उसे कितना कम आंका जा रहा था। ये साफ था, जिन्हो और जिन्हो की जिंदगी पर खतरा अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। तो सवाल ये है कि जिन्वू को आखिर ये ताकत चाहिए क्यों? क्या सिर्फ अमीर बनने के लिए? नहीं, इसका जवाब कहीं ज्यादा गहरा और इमोशनल है। एक दिन उसका रोज का डेली क्वेस्ट अचानक रहस्यमय तरीके से बदल जाता है, और उसे इनाम में मिलता है एक खास आइटम, एक ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स। और इसी बॉक्स में छिपी थी उसके असली मकसद की चाबी, और वो चाबी भी थी जीवन का अमृत। एक ऐसी चमत्कारी दवा जो दानव के किले में मिलती है, और कहा जाता है कि ये हर बीमारी को ठीक कर सकती है। जैसे ही जिन्वू को ये पता चलता है, उसे अपनी बीमार माँ के इलाज की एक उम्मीद नजर आती है। लेकिन सवाल तो यही है, ऐसे चमत्कारी इलाज की कीमत क्या होगी? और ये सवाल ही हमें उस बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौती की तरफ ले जाता है जो अब जिन्वू के सामने खड़ी थी। और कीमत थी एक एस रैंक डंजन। एस रैंक मतलब हंटर्स की दुनिया का सबसे खतरनाक लेवल। एक ऐसा खतरा जिसे आज तक दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स भी पार नहीं कर पाए थे। ये एक नामुमकिन मिशन था। अपनी माँ को बचाने की बस एक उम्मीद के सहारे जिन्होंने उस नामुमकिन को मुमकिन करने का फैसला कर लिया। लेकिन डंजन के अंदर जाते ही जिन्वू को हकीकत का एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। पावर का डिफरेंस इतना ज्यादा था कि उसके सबसे मजबूत हमले भी गेटकीपर को एक खरोच तक नहीं दे पा रहे थे। सिर्फ एक ही वार और गेटकीपर के एक ही हमले ने उसकी लगभग सारी शक्ति खत्म कर दी। जिन्वू को एक बहुत कड़वा सबक मिलता है। वो इस एस रैंक डंजन को जीतने की तो सोच भी नहीं सकता। यहाँ जिंदा रहना भी उसके लिए नामुमकिन था। वो जैसे तैसे वहां से बच निकलता है, और उसे एहसास होता है कि सिस्टम भी उसे सिर्फ जिंदा रहने की चेतावनी दे रहा था। वो समझ जाता है कि अभी अंदर जाना मतलब सीधी सीधी मौत है। लेकिन वो खाली हाथ वापस नहीं आता। उसके पास अब अमृत बनाने का नुस्खा था। मतलब उसे पता था कि इलाज कैसे बनेगा, बस उसे बनाने का सामान हासिल करने की ताकत अभी उसमें नहीं थी। और यहीं पर जिन्वू एक कसम खाता है, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, कसम खाता हूँ। ये शब्द उसके अटूट इरादे को दिखाते हैं। सफर अभी बहुत लंबा है, चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं, लेकिन जिन्वू सॉन्ग की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब उसका एक ही मकसद है, उसे हर हाल में इतना ताकतवर बनना है कि वो उस चमत्कारी दवा को बनाने की चीजें हासिल कर सके जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। पर मजे की बात ये है कि वो इसके लिए कोई बड़ी टीम नहीं बनाता, बल्कि वो अपने नए पार्टनर के सामने एक ऐसी शर्त रखता है जो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि वो इस इतने बड़े काम को करेगा कैसे। वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो हंटर्स की दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं आजमाया। वो कहता है कि हम सारे डंजन्स अकेले ही क्लियर करेंगे, बस 2 लोग। एक ऐसा काम जिसे करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। तो जिन्वू का ये जो पर्सनल मिशन है वो उसे हंटर्स और गिल्ड्स के एक बहुत ही पेचीदा दुनिया में खींच लाता है, जहाँ सिर्फ ताकत, पॉलिटिक्स और पैसा ही सब कुछ है। देखिए, कागज पर तो हंटर्स एसोसिएशन ही सब कुछ कंट्रोल करती है। ये एक सरकारी संस्था है जो हंटर्स को रजिस्टर करती है और गेट से आने वाले खतरों को मैनेज करती है। लेकिन क्या असली पावर इनके हाथ में है? नहीं, असली पावर और पैसा तो 5 बड़ी प्राइवेट गिल्ड्स के पास है जो इस पूरी इंडस्ट्री पर राज करती हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ है एसोसिएशन की पब्लिक ड्यूटी और दूसरी तरफ है गिल्ड्स की मुनाफे के लिए कभी ना खत्म होने वाली भूख।
चलिए अब वापस जिन्वू की कहानी पर आते हैं, जिसका अतीत किसी साए की तरह उसका पीछा कर रहा है और अब उसके सामने आने ही वाला है। उसके जो पुराने साथी हैं वो उसे आज भी वैसे ही याद करते हैं। एक कमजोर डरा हुआ लड़का जो अपनी पिछली लड़ाई में बस किसी तरह जिंदा बच गया था, मगर जिस जिन्वू से वो आज मिल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही अलग है। लंबा, ताकतवर और उसका अंदाज ऐसा कि सब हैरान रह जाते हैं। अब सोचिए उसकी मुलाकात उन्हीं लोगों से हो रही है जिन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस कमरे में इतना टेंशन है कि उसे काटा जा सकता है। हर तरफ बस खामोशी और पछतावा। और ये जो अजीब सी रियूनियन है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे हंटर्स एसोसिएशन ने ही अरेंज किया है, क्योंकि उनके पास इन सब के लिए एक नया और बहुत ही अजीब मिशन है। उन्हें एक साथ बुलाया तो एक नॉर्मल से मिशन के लिए जाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि हंटर्स की बहुत कमी है और यही बात इस मिशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो हंटर्स की इस कमी को पूरा करने के लिए एसोसिएशन एक ऐसा जुगाड़ लगाती है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उनकी टीम में शामिल किए जाते हैं खतरनाक क्रिमिनल्स, जिन्हें वादा किया गया है कि अगर वो मदद करेंगे तो उनकी सजा कम कर दी जाएगी। अब बताइए, क्या ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है? तो टीम कैसी बनी है? कुछ पुराने सर्वाइवर्स जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, 3 खूंखार क्रिमिनल्स और उन सब पर नजर रखने के लिए एक अकेला इंस्पेक्टर। क्या ये लोग एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? और फिर आता है एक बहुत ही अहम मोड़। जो पुराना लीडर था वो अपनी गलती मानता है और पूरी रेड की कमान जिन्वू के हाथ में दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि असली ताकत अब किसके पास है। और इसी के साथ जब वो गेट के अंदर जाने को तैयार होते हैं तो बस एक ही सवाल हवा में तैर रहा होता है, क्या सर्वाइवर्स और क्रिमिनल्स की ये टीम एक दूसरे पर भरोसा कर पाएगी, या ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी? तो चलिए सीधे चलते हैं एक ऐसे मिशन पर जो देखने में तो बिल्कुल सीधा साधा था, पर असल में इसके अंदर एक ऐसा गहरा राज छिपा था जो हंटर्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए, एक तहखाना जहां दुश्मन सिर्फ दानवों को ही माना जाता है ना? पर यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। पता नहीं इन सब में से असली दानव कौन सा है। जब इंसान और मानव के बीच की जो लकीर है वो धुंधली होने लगे तो फिर असली मॉन्स्टर है कौन? हंटर्स की एक टीम, और हाँ, इसमें हमारा मेन कैरेक्टर सुंग जिनवू भी है। वो लोग कुछ छोटे मोटे दानवों मतलब गॉब्लिन्स को खत्म करने के लिए अंदर जाते हैं। मकसद बिल्कुल साफ था, काम जल्दी से जल्दी खत्म करना, और इसके लिए एक प्लान भी बनाया गया था। प्लान बड़ा सिंपल था। टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया। इंस्पेक्टर कांग तेशिक कुछ कैदियों के साथ एक रास्ते पर चला गया और बाकी हंटर्स ने दूसरे रास्ते पकड़ लिए। सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था, है ना? पर उन्हें क्या पता था कि यही फैसला आने वाले एक बहुत बड़े भयानक धोखे की नींव रख रहा था। इसी बीच कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। टीम के 2 हंटर्स को ना अपने पिछले किए पर पछतावा था। उन्होंने एक पुराने मिशन में जिनवू को अकेला छोड़ दिया था और अब वो उससे माफी मांगना चाहते थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक और बहुत बड़ा धोखा उनका इंतजार कर रहा था। और बस यहीं से कहानी का असली डरावना चेहरा सामने आता है। ये जो मिशन था ना, ये कभी दानवों को मारने के लिए था ही नहीं। ये तो एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी, एक मर्डर की साजिश जो उस तहखाने के अंधेरे में होने वाली थी। लेकिन इस धोखे के पीछे एक पिता का दर्द छिपा हुआ था। एक ऐसा आदमी जिसकी बेटी के साथ 3 हंटर कैदियों ने एक बहुत घिनौना काम किया, और कानून तो उन्हें सजा कम करने का मौका दे रहा था। वो बेचारा बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता था, किसी भी कीमत पर, और उस इंसाफ की कीमत पूरी 300 करोड़। सोचिए, इतनी बड़ी रकम। ये पैसे इंस्पेक्टर कांगते को दिए गए थे उन 3 कैदियों को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। तो ये कोई मामूली मिशन नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ा सौदा था। और यही तो इस पूरी साजिश का सबसे मजबूत पॉइंट था। एक डंजन मतलब एक तहखाना किसी भी जुर्म को अंजाम देने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई गवाह नहीं होता, कोई सबूत नहीं बचता। जो कुछ भी अंदर होता है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाता है। अब जब जिन्वू और उसकी टीम अपना काम खत्म करके वापस लौटती है तो उनके सामने एक ऐसा नजारा होता है जो रूह कंपा दे। जमीन पर दानवों की नहीं बल्कि उनके अपने ही साथी हंटर्स की लाशें बिछी हुई थीं, और वहीं उस खून खराबे के बीचों बीच जिन्वू का सामना है असली कातिल से। वो मंजर सच में दिल दहला देने वाला था। एक हंटर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसने मरते मरते जिन्वू से माफी मांगी, और बस उसी पल ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये काम किसी दानव का नहीं है, कातिल कोई अपना ही है। और कातिल यानी कि इंस्पेक्टर कांगते, उसके पास तो अपनी एक परफेक्ट कहानी पहले से ही तैयार थी। वो बाहर जाकर सबको यही बताने वाला था कि कैदियों ने भागने की कोशिश की, उन्होंने ही बाकी हंटर्स को मार डाला और वो बेचारा अकेला ही किसी तरह बच निकला। उसकी योजना उसके हिसाब से बिल्कुल फूल प्रूफ थी, और बस यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जिसकी
जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सोचिए, एक तरफ बी रैंक का एक खूंखार हत्यारा और दूसरी तरफ ई रैंक का सुंग जिनवू, जिसे पूरी दुनिया सबसे कमजोर हंटर के नाम से जानती थी। मतलब अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो जिनवू के जीतने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग तेशिक ये वो बंदा था जो एस रैंक हंटर्स, मतलब सबसे पावरफुल हंटर्स को ट्रेनिंग देता था, और जिनवू वो तो बस एक ई रैंक हंटर था, सबसे नीचे के पायदान पर। और लड़ाई के बीच में ही कांग तेशिक का असली चेहरा सबके सामने आता है। वो कोई इंसाफ नहीं कर रहा था, वो तो एक वहशी है, एक साइकोपैथ, जिसे दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। लेकिन फिर लड़ाई में कुछ ऐसा होने लगता है जो कांग तेशिक के होश उड़ा देता है। जिनवू ना सिर्फ उसकी बी रैंक की स्पीड को मैच कर रहा था, बल्कि उसने कांग तेशिक की छिपने की एबिलिटी, उसके स्टेल्थ को भी बेकार कर दिया। अब कांग तेशिक के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आई, री अवेकनिंग, मतलब शक्तियों का दोबारा जागना। ये एक बहुत ही रेयर फिनोमेनॉन है जिसमें किसी हंटर की ताकत अचानक से बिना किसी वजह के कई गुना बढ़ जाती है। उसे पूरा यकीन हो गया कि जिनवू के साथ भी बस यही हुआ है, और आखिर में जिनवू बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नफरत के एकदम शांति से कांग तेशिक को खत्म कर देता है और कहता है, तुम जैसे कीड़े को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं। ये वो पल था जो हमें दिखाता है कि जिनवू अंदर से कितना बदल रहा है, कितना ठंडा होता जा रहा है। तो जिनवू जीत तो गया, लेकिन ये जीत अपने साथ कोई सुकून नहीं लाई, बल्कि ये अपने साथ लेकर आई कई सारे सवाल और एक बहुत भारी बोझ। अब उसके सीने में एक ऐसा राज दफन हो चुका था जिसे उसे हर हाल में पूरी दुनिया से छिपा कर रखना था। मरते मरते कांग तेशिक जिनवू को एक चेतावनी देकर जाता है। वो कहता है, तुम्हारी परछाई एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रही है, और अंधेरी दुनिया जितना देती है ना, उससे कहीं ज्यादा छीन भी लेती है। ये शब्द एक तरह से जिनवू के भविष्य की भविष्यवाणी थे। लड़ाई खत्म होने के बाद जो दो हंटर्स जिंदा बचे थे, वो जिनवू का राज बचाने का फैसला करते हैं। वो बाहर आकर अधिकारियों को एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन दोनों ने मिलकर कांग तेशिक को हराया, और इस तरह जिनवू की असली ताकत का सच दुनिया की नजरों से छिपा रहता है। और बस यहीं आकर कहानी हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जिनवू ताकतवर तो होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बेहिसाब ताकत की कीमत क्या है? क्या वो अपनी इंसानियत खोता जा रहा है? क्या वो धीरे धीरे खुद एक दानव बनता जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आगे की कहानी में ही मिलेगा। उसके एक दोस्त ने कहा, संग जिनवू, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, और ये बात 100% सच है। वो कमजोर शिकारी जिसे सब जानते थे अब रहा ही नहीं, उसकी जगह एक शातिर और बेहद ताकतवर हंटर ने ले ली है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर तक उसकी सोच तक में आ चुका है। लेकिन जब कोई इतनी तेजी से बदलता है तो लोगों की नजर उस पर पड़ती है, और कुछ नजरें दोस्त की नहीं होती। एक धमकी भरी चेतावनी मिलती है, अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो संभल कर रहना। अब ये कोई सलाह नहीं है, ये एक खुली चुनौती है। एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जहाँ एक गलत कदम और सब खत्म। तो एक तरफ है पहचान कि वो बदल चुका है, और दूसरी तरफ है एक जानलेवा धमकी। बस यही दो बातें संग जिनवू के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती हैं। अब मजबूत बनना कोई शौक नहीं रहा, अब ये जिंदा रहने की जंग है। क्यों? क्योंकि एक एस रैंक का हंटर बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ गया है। अब हर एक लड़ाई जिंदगी और मौत का सवाल है, और यहीं पर गेम पूरी तरह से बदल जाता है। डोंगसुक के भाई से मिली धमकी ने संग जिनवू के लिए ताकतवर बनने के मकसद को ही बदल दिया। पहले ये एक चॉइस थी, अब ये एक मजबूरी है। अब बात आगे बढ़ने की नहीं है, अब बात बस किसी भी कीमत पर जिंदा रहने की है। तो अब सवाल ये है कि जब मौत सर पर मंडरा रही हो तो कोई क्या करता है? संग जिनवू एक बहुत ही शानदार प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जो उसे ना सिर्फ जिंदा रखेगा बल्कि उसे और भी मजबूत बनाएगा। और सबसे मजेदार बात, ये सब वो करेगा सबकी नजरों के ठीक सामने, फिर भी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इस पूरे प्लान के सेंटर में है उसकी टीम, और टीम भी कैसी? कुछ घायल लोग, कुछ शराबी, यहाँ तक कि एक नाबालिग भी। पहली नजर में तो ये स्ट्राइक टीम एक मजाक लगती है ना? लेकिन आगे चलकर पता चलेगा कि जो इनकी कमजोरी दिखती है वही असल में संग जिनवू का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। तो प्लान है क्या? बहुत सिंपल लेकिन उतना ही रिस्की। टीम का काम बस गेट के बाहर खड़े होकर ये दिखाना है कि एक पूरी रेड पार्टी अंदर गई है, और संग जिनवू अकेले ही डंजन के अंदर जाता है। मतलब उसकी पूरी टीम बाहर आराम से इंतजार करती है और वो अकेला मौत से लड़ता है। ये एक बहुत बड़ा जुआ है जिसमें दांव पर सब कुछ लगा है, लेकिन अगर वो जीता तो इनाम भी उतना ही बड़ा होगा।
और इस जुए का नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था। नहीं, उससे भी कहीं बेहतर। संग जिन वू की ये हिम्मत वाली स्ट्रैटेजी काम कर गई और इससे सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका तेज दिमाग भी सामने आया। साफ हो गया कि संग जिन वू अब पुराने नियमों से खेलने वाला नहीं है। सोचिए, टीम बाहर इंतजार कर रही है। 1 घंटा बीत गया। उन्हें लगा बस या तो संग जिन वू मारा गया या भाग गया। वो लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गेट बंद होने लगा, मतलब डंजन का बॉस मारा जा चुका है। उनका शौक और हैरानी देखने लायक थे। संग जिन वो ना सिर्फ जिंदा वापस आया बल्कि उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। एक ही दिन में 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 सी रैंक गेट्स उसने अकेले क्लियर कर दिए और उसकी टीम हर मेंबर को 90 लाख मिले बस बाहर खड़े रहने के। अब ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं रह गया था, ये था एफिशिएंसी, स्ट्रैटेजी और एक नया एम्पायर खड़ा करने का प्लान। हर रेड के साथ संग जिन वू और भी खतरनाक होता जा रहा था। उसके स्किल्स का खजाना बढ़ रहा था। अब वो सिर्फ एक ताकतवर फाइटर नहीं था, स्टेल्स जैसी स्किल के साथ वो एक साइलेंट किलर बन चुका था, बिना दिखे हमला करने वाला। लेकिन हाँ, इन नई पावर्स की एक कीमत भी थी। इनमें माना यानी मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा लगती थी। इसका मतलब उसे हर हमला बहुत सोच समझ कर करना पड़ता था। संग जिन वू के एक्शंस का असर अब सिर्फ डंजन्स के अंदर नहीं हो रहा था, इसका असर पूरी हंटर इकोनॉमी पर पड़ रहा था। उसने सालों से चले आ रहे बैलेंस को हिला कर रख दिया था। अब वो खेल में सिर्फ एक प्यादा नहीं था, वो खिलाड़ी बन चुका था। और ये खिलाड़ी कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 15 करोड़। ये वो रकम है जो यूजिन कंस्ट्रक्शन सिर्फ संग जिन वू के लिए मार्केट में झोंक रही थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक ऐलान था कि मार्केट में एक नया किंग आ चुका है। और इस पैसे से हो क्या रहा था? यूजिन कंस्ट्रक्शन ने सी रैंक गेट्स के मार्केट को पूरी तरह से कब्जा लिया। नतीजा, देश के बड़े बड़े सबसे ताकतवर गिल्ड्स घुटनों पर आ गए। क्यों? क्योंकि वो अपने नए हंटर्स को ट्रेन ही नहीं कर पा रहे थे। और अचानक संग जिन वो इंसान बन गया जिसके हाथ में सारे तार थे। लेकिन जब कोई इतने बड़े खिलाड़ियों को परेशान करता है तो वो चुप तो नहीं बैठेंगे, है ना? व्हाइट टाइगर गिल्ड ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, ये हंटर वर्ल्ड के टाइटन्स में से एक हैं। और संग जिन वू ने जाने अनजाने में इनमें से एक सबसे बड़े दिग्गज से पंगा ले लिया था। और इस मुलाकात में हम देखते हैं कि संग जिन वू अब सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड बन चुका है। व्हाइट टाइगर गिल्ड उसे डबल पैसे का ऑफर देता है, लेकिन संग जिन वू क्या करता है? वो मना नहीं करता। वो एक ऐसा ब्लफ खेलता है कि सामने वाले के होश उड़ जाते हैं और फिर बात को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो उन्हें अपनी ताकत की एक छोटी सी झलक दिखाता है। मैसेज साफ था, मैं वो पुराना कमजोर संग जिन वू नहीं हूँ। और फिर आता है उसका मास्टर स्ट्रोक। संग जिन वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन बदले में उनसे भारी कीमत वसूलता है। वो उन्हें वो गेट्स बेचता है जिन्हें वो वैसे भी छोड़ने वाला था। मतलब जो चीज उसके लिए 0 वैल्यू की थी उसे बेचकर वो करोड़ों का प्रॉफिट कमा लेता है। ये होती है असली स्मार्टनेस। व्हाइट टाइगर का मैनेजर जाते जाते बस यही सोचता है, उससे पंगा लेना वाकई महंगा पड़ गया। और ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तरह का रियलाइजेशन है। उन्हें समझ आ गया है कि खेल के नियम बदल चुके हैं। संग जिन वो अब कोई छोटा मोटा हंटर नहीं बल्कि एक ऐसी पावर है जिसकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। और ये सबक उन्होंने बहुत महंगी कीमत चुकाकर सीखा है। तो संग जिन वू ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी मात दे दी है। वो अब टॉप पर पहुंच चुका है, लेकिन जब कोई टॉप पर होता है तो हर कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि संग जिन वू का अगला कदम क्या होगा, बड़ा सवाल ये है कि वो इस टॉप पर कब तक टिका रह पाएगा। एक ऐसा मिशन जो एक हंटर की पूरी किस्मत बदल सकता है। हाँ, ये ऑप्शनल जरूर है, लेकिन असली पावर का रास्ता वो तो यहीं से गुजरता है, जो हमारे हीरो को या तोड़ देगा या फिर हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हमारा हीरो ये बात अच्छी तरह जानता है कि आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, पर उसे ये भी पता है कि अगर ग्रेट बनना है तो इन खतरों से तो गुजरना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक चॉइस है, डर के आगे झुकने की या उसे हराकर आगे बढ़ने की। तो सवाल ये है कि आखिर ये जॉब चेंज मिशन है क्या? देखिए, ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, ये लेवल 40 पर अनलॉक होने वाला एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट है। और अगर इसे पार कर लिया तो हंटर को एक स्पेशल क्लास और ऐसी पावरफुल स्किल्स मिलती हैं जो पूरे गेम का पासा ही पलट सकती है। इस मिशन को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इसके रूल्स। पहली बात, अंदर अकेले जाना है। दूसरी, कोई पोशन या हीलिंग आइटम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरी, जब तक मिशन खत्म नहीं होता बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मतलब हर एक मूव सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। प्रेशर अपने पीक पर है। तो ठीक है, मिशन शुरू होता है और हमारा हीरो इस इम्तिहान के पहली फेज में एंटर करता है। पर क्या ये चैलेंज उतना सीधा साधा होगा जितना लग रहा है?
हम बिल्कुल नहीं। तो सामने तो दिखते हैं कवच पहने हुए नाइट्स, लेकिन असली खतरा वो तो परछाइयों में छिपा है। अचानक से छिपे हुए असैसिन्स हमला करते हैं, दूर से आर्चर्स तीर बरसाते हैं, और इन सब के पीछे है असली प्रॉब्लम, मेज यानी जादूगर। यहाँ बात सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग की भी है। हमारा हीरो फौरन इस सिचुएशन को समझ जाता है। उसे पता है कि हर दुश्मन की एक कमजोरी है। सोल्जर्स के लिए ब्रूट फोर्स चलेगी, असैसिन्स को पकड़ने के लिए परसेप्शन की जरूरत है, और आर्चर से बचने के लिए फुर्ती। लेकिन उसका मेन टारगेट कोई और है, वो जादूगर जो पीछे छिपकर इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। और सोचिए जरा, एक तरफ हमारा हीरो यहाँ अकेले मौत से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया के बाकी टॉप हंटर्स क्या कर रहे हैं? वो बंद कमरों में बैठकर पॉलिटिक्स और गिल्ड बनाने में लगे हैं। ये सीन हमें साफ साफ दिखाता है कि असली पावर खून और पसीना बहाकर मिलती है, डील करके नहीं। अब तक जो भी हुआ ना, वो तो बस एक वार्म अप था। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। एक ऐसा दुश्मन सामने आने वाला है जिसके आगे पिछले सारे दुश्मन बच्चे लगेंगे, और हॉल के आखिर में एक खाली सिंहासन है, और उसकी हिफाजत कर रहा है एक अकेला नाइट। नाम नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। सिर्फ नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। और यहीं पर लड़ाई की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। स्पीड के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन जब बात ताकत की आती है तो इग्रिस का कोई मुकाबला नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या स्पीड और स्ट्रैटेजी रॉ पावर को हरा पाएगी? और इस पॉइंट पर हीरो की डेस्परेशन साफ दिखती है। उसका हर एक अटैक इग्रिस के आर्मर पर जाकर बेकार हो रहा है। वो अपनी फिजिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों लिमिट्स पर पहुंच चुका है, और उसे जीत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मौत को एकदम करीब से देखकर वापस आने के बाद अब वक्त है इनाम देखने का। उस जीत का इनाम जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। और सबसे जरूरी बात, हीरो खुद ये मानता है कि वो किस्मत से जीता है। वो जानता है कि इग्रिस स्किल, एक्सपीरियंस, पावर हर चीज में से बेहतर था। बस एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था, और शायद इसीलिए ये जीत और भी स्पेशल है। तो जीत के बाद मिला क्या? अरे इनाम देखिए, 1.5 मिलियन गोल्ड, डोमिनेटर्स टच नाम की एक एकदम नई स्किल, कहीं भी आने जाने के लिए एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन, और इन सबसे बढ़कर इग्रिस का हेलमेट, एक एस रैंक आइटम जो उसे सीधा टॉप हंटर्स की लीग में पहुंचा देगा। ये हेलमेट कितना कीमती है ये इस चार्ट से साफ पता चलता है। स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों में सीधे सीधे 20 पॉइंट्स का बूस्ट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पावर में एक बहुत बड़ा जंप है जो उसे आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार करेगा। जब सबको लगता है, हीरो को भी यही लगता है कि चलो सब खत्म हो गया, मिशन पूरा हो गया, ठीक तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तो क्या यही था वो जॉब चेंज मिशन? इतनी मुश्किल लड़ाई, बॉस को हरा दिया तो मिशन तो पूरा हो ही गया होगा, है ना? एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, आखिरकार हीरो ने अपना इम्तिहान पास कर लिया। लेकिन तभी सिस्टम में एक नया मैसेज पॉपअप होता है, एक ऐसा मैसेज जो एक झटके में हीरो की सारी उम्मीदें तोड़ देता है। असली इम्तिहान वो तो अब शुरू होने वाला था, और असली मिशन का मकसद क्या है? जितनी देर हो सके जिंदा रहो। मतलब अब लक्ष्य जीतना नहीं है, बस सरवाइव करना है। ये लड़ाई अब ताकत की नहीं बल्कि स्टैमिना की है। और फिर हम देखते हैं कि नाइट्स, मेजेस और असैसिन्स की एक ना खत्म होने वाली आर्मी उस अकेले हंटर के चारों ओर खड़ी हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि वो जीतेगा कैसे, सवाल ये है कि वो कितनी देर तक टिक पाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगला एक्सप्लेनेशन आप किस एनिमे का देखना चाहते हैं। अब ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं इस सीरीज सोलो लेवलिंग सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की तरफ, जहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। सोचिए जरा, एक ऐसा शिकारी जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती है, और फिर सोचिए कि वही शिकारी मौत को अपनी सेना बना लेता है। ये कहानी सिर्फ ताकत हासिल करने की नहीं है, ये कहानी है पूरी की पूरी पहचान बदल जाने की। सब कुछ बस इसी एक पल पर आकर टिक गया है। कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक डरावना सच चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ। हर उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये उसके जिंदा रहने की, उसके वजूद की आखिरी जंग है। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है, और बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बाहर से वो भले ही कितना भी बदल गया हो, पर अंदर से वो आज भी उतना ही अकेला और कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं है, ये एक रहस्यमयी सिस्टम का लिया हुआ इम्तिहान है। और इस इम्तिहान का जो नतीजा होगा वो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। और उसी निराशा और अफरा तफरी के बीच उसके दिमाग में एक सवाल कौंधता है। वो सिर्फ लड़ने के बजाय सोचना शुरू करता है। एक मिनट,
ये जादूगर सीधे उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे, ये कर क्या रहे हैं? और तभी उसे पूरी बात समझ आती है। अरे ये जादूगर तो खुद लड़ ही नहीं रहे, वो तो बस सैनिकों को बुलाए जा रहे हैं। ये सैनिक तो बस उनके हथियार हैं, कठपुतलियां, और इन्हें मारने से उसे कोई फायदा भी नहीं हो रहा। मतलब असली निशाना सैनिक नहीं बल्कि उन्हें बुलाने वाले जादूगर हैं। और बस इसी एक ख्याल ने पूरी गेम ही पलट दी। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई। अब वो सिर्फ बचाव नहीं कर रहा था, वो एक शिकारी की तरह सोच रहा था। सैनिकों को इग्नोर करो, जादूगरों को ढूंढो और असली टारगेट पर हमला करो। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। सिस्टम उसे एक इनाम देता है, एक नया रास्ता, जो उसे एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये कोई आम इनाम नहीं था, उसे अपनी नई क्लास चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा। नहीं, सिस्टम ने उसके इम्तिहान में किए गए प्रदर्शन को देखकर उसके लिए एक क्लास पहले से ही तय कर दी है, और वो क्लास थी नेक्रोमांसर, यानी मौत का सौदागर। एक ऐसी मैजिक बेस्ड क्लास जो मरे हुए दुश्मनों को उठाकर उन्हें अपना सैनिक बना सकती है। अब ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। वो हमेशा से एक फाइटर रहा है, एक वॉरियर जो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। उसके सारे स्किल्स खंजर और तलवार चलाने पर बने हैं, और अब उसे एक जादूगर बनने को कहा जा रहा है। ये तो उसकी पहचान के बिल्कुल उल्टा था। लेकिन फिर उसे वो लड़ाई याद आती है। वो जादूगर, वो खुद कितने कमजोर थे, पर उनकी बनाई हुई सेना कितनी ताकतवर थी। फिर वो सोचता है, लेकिन मैं तो खुद ताकतवर हूँ। मतलब एक ऐसा नेक्रोमांसर जो खुद भी फ्रंट लाइन पर लड़ सकता है, जिसके पास अपनी ताकत भी हो और एक पूरी सेना भी। ये तो पावर का एक बिल्कुल ही अलग लेवल होगा। और बस उसी पल उसे अपना जवाब मिल गया। सारा कंफ्यूजन, सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई, और उसकी जगह एक ठंडे पक्के इरादे ने ले ली। उसने अपना नया रास्ता चुन लिया था, और इस एक फैसले ने उसे ऐसी ताकतें दे दी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए देखते हैं एक नेक्रोमांसर की असली शक्ति क्या होती है। उसकी पहली और सबसे खास एबिलिटी है शैडो एक्सट्रैक्शन। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके किसी भी हारे हुए दुश्मन की लाश से एक शैडो सोल्जर बना सकता है। और दूसरी कमाल की एबिलिटी है शैडो स्टोरेज। मतलब वो अपनी बनाई हुई परछाइयों की सेना को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और जब भी जरूरत हो उन्हें मैदान में बुला सकता है। अब वो कभी अकेला नहीं लड़ेगा। तो अब वक्त था इन नई शक्तियों को सबसे बड़ी कसौटी पर कसने का। क्या वो अपने सबसे ताकतवर दुश्मन नाइट कमांडर इग्रिस की परछाई को अपनी सेना में शामिल कर सकता है? पहली कोशिश नाकाम। वो हुक्म देता है जागो, पर कुछ नहीं होता। दूसरी कोशिश फिर से नाकाम। लेकिन तीसरी बार वो सिर्फ हुक्म नहीं देता, वो इग्रिस की योद्धा वाली आत्मा से बात करता है, उसे उसके असली मकसद की याद दिलाता है, और इस बार वो जाग उठता है। और इसी के साथ एक शिकारी का अंत होता है और एक राजा का जन्म होता है। उसका बदलाव अब पूरा हो चुका था। वो महान नाइट इग्रिस अब इग्रिस के नए नाम से दोबारा जन्म लेता है और बनता है उसकी नई शैडो आर्मी का पहला और सबसे वफादार कमांडर। और इग्रिस अकेला नहीं था। लड़ाई में मारे गए उन सभी सैनिकों और जादूगरों को मिलाकर उसकी पहली सेना में पूरे 30 शैडो सोल्जर्स थे। और ये तो बस एक शुरुआत थी। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या वो अब भी वही सबसे कमजोर हंटर है, या फिर इस बेहिसाब ताकत के साथ वो कुछ और बन चुका है? शायद इंसानियत का रक्षक। ये तो अब वक्त ही बताएगा।